हेलो एंड वेलकम टू इवोल्यूशन आरएस। स्वागत है आप सभी का इवोल्यूशन आरएस के डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने जो कल का डीएनए देखा है उसका एक रैपिड रिवीजन करेंगे। तो हमने कल एक देखा था, जय मिनेस आदिवासी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बन रही है, वो कोटा में बन रही है, रानपुरा कोटा। नो बैग डे और चेस इन स्कूल एक्टिविटी के तहत, ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, उसमें राजस्थान शिक्षा विभाग का स्थान मिला है उसको, राजस्थान शिक्षा विभाग को, और साथ ही सर्टिफिकेट दिया गया है। तो किसे दिया गया है? राजस्थान शिक्षा विभाग को दिया गया है, ठीक है। और राजस्थान के जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर बी डी कल्ला। इतनी बातें यहाँ पता होनी चाहिए आपको। साथ ही राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है जोधपुर में। साथ ही बाजरा अनुसंधान केंद्र हमने पढ़ा था, जो राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है, और उसी का रीजनल सेंटर के रूप में राजस्थान में बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, क्योंकि बाजरा के प्रोडक्शन में बाड़मेर जो है एक लीडिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में आ रहा है सामने। और राजस्थान में ये बाड़मेर और जो सूखा क्षेत्र है वो बाजरा का लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये पता होना चाहिए। साथ ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, ये कहाँ बन रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ बन रहा है, जोधपुर में बन रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आईटी के क्षेत्र में और आईए के क्षेत्र में, इन जो क्षेत्र हैं, सर्विस सेक्टर है, इस प्रकार के सर्विस सेक्टर है, आईओटी हो गया या एआई हो गया, इनमें हमें नवाचार करना है, इनमें हमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना है। इसी के संदर्भ में इसका स्थापना हो रहा है। कहाँ हो रही है? तो जोधपुर में हो रही है, ये पता होना चाहिए। साथ ही महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस, इसकी स्थापना जयपुर में हो रही है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि हाल ही में सोमू में 2 मार्च को कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको पता है, जयपुर में है। ये जो हमने कल पढ़ा था उसका रिपीट रिवीजन यहाँ पे हो जाता है। तो ये बेहतर तरीका होता है कि हमने कल जो पढ़ा वो भी हमारा रिवाइज हो गया, और अब आज की न्यूज पर हम फोकस करेंगे। तो आज की जो पहली खबर है वो है, सॉरी, ये रैपिड रिवीजन का एक और पोर्शन जो पार्ट बचा होता है उसमें 2 न्यूज और है कि कामारी बांध चौपाल, हमने ये पढ़ा था। तो ये राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका नाम है कामारी बांध चौपाल। और अक्षय ऊर्जा में राजस्थान की रैंक कौन सी है? फर्स्ट है, ठीक है। और सोलर पंप स्थापित करने में भी राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है। साथ ही जो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड ड्रिप एंड स्प्रिंकल जो संयंत्र है उसकी स्थापना में भी राज्य पहले स्थान पर है। इतनी बात। और साथ ही सोलर रूफटॉप में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? तो दूसरी रैंकिंग है। ये बेसिक जानकारी इतनी तो आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी? जिसको हम रीजनरेट कर पाए, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल जल से प्राप्त करने की जाने वाली ऊर्जा हो गई, सब रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट है। का कॉन्क्लेव हुआ था जयपुर में, ठीक है। किस किस ने इसका आयोजन किया? तो तत्वाधान किसका रहा? तो इसमें राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो, और साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स, इसके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ था। और इसके जो मुख्य अतिथि के रूप में, गेस्ट अपीयरेंस के रूप में मुख्यमंत्री साहब थे, और मुख्यमंत्री साहब संबोधन कर रहे थे, ठीक है, सदन को। तो वहां पे यही बोला गया कि देश का सबसे, जैसे हमारे पास अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सबसे बड़ा प्लांट, देश का पावर प्लांट है, सौर पावर प्लांट, वो बड़ला में स्थित है, वो राजस्थान में है, यानी बड़ला जोधपुर में है, जो देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। तो ये हमारी उपलब्धि है। साथ ही 2022 का जो नेशनल ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो भी राजस्थान को मिला है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है। कहीं ना कहीं हम रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़िया कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे वहां पे। और साथ ही यहां पर एक एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर ऊर्जा से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध होगी, पहली बात। और इस पोर्टल पर 11 विभागों की सूचना प्राप्त होगी। निवेश से संबंधित सरकार की क्या पहल रही है?
तो ये बेसिक्स है इसके। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इस रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और ओवरऑल हमने जो राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या सरकार ने पॉलिसी अपनाई है। तो राजस्थान की नवीन सौर हाइब्रिड पवन ऊर्जा नीति है 2019 की, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति है 2019 और लेटेस्ट है 2022 की। सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी आपको हर कहीं भटकना नहीं है। जो एक उद्यमी होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे पहले क्या होता था, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। उस प्रक्रियाओं को मिनिमाइज कर दिया है सिंगल विंडो सिस्टम ने। साथ ही वन स्टॉप शॉप सिस्टम, इसके माध्यम से भी स्पेसिफिक लोन मिलता है। बड़ी इंडस्ट्री होती है उसको लोन मिलता है, ये भी आपको पता होगा। अक्षय ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने कस्टमाइज पैकेज का वितरण किया जा रहा है। साथ ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। ये सारी जो प्लानिंग है राजस्थान सरकार की या पहले है, वो कहीं न कहीं इस इन जो हम रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको बढ़ावा, इसमें निवेश बढ़ावा देने के लिए और साथ ही अन्य क्षेत्र में निवेश बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। ठीक है? इतनी जानकारी यहाँ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता अवार्ड घोषित किया है, क्योंकि देखो, कोई भी आपके परिवार में कोई व्यक्ति होता है, जब तक उसको आप प्रमोट नहीं करते, आपके घर में आपकी माँ खाना बनाती है। ठीक है? यदि आप उसको बार-बार बोलते हो, उनको बोलते हो सॉरी, तो उसको यही बोलते हो कि आप खाना अच्छा बना, डेली बेसिस पे आप ये उनको मोटिवेट करते हो, कम से कम प्रमोट करते हो कि हाँ, खाना आप अच्छा बना रहे हो, बहुत टेस्टी है। तो उनको एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है और अगली बार वो और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह जो सार्वजनिक सेवा है, वहाँ सिविल सेवक अच्छा काम करें और उसके लिए प्रेरित करें राज्य सरकार इनके माध्यम से, तो वो उत्कृष्टता हो सकती है। ठीक है? और उसमें प्राप्त अवार्ड हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि कहीं न कहीं सिविल सेवक को मोटिवेट करना है, और मोटिवेट किस माध्यम से किया जा सकता है? पुरस्कार के माध्यम से किया जा सकता है। उसी के तर्ज पर इसको लाया गया है। तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल के दिन ये सम्मान दिया जाएगा और इसका शुभारंभ किया, अभी लॉन्च किया इसको उषा शर्मा ने। राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इसको लॉन्च किया और ये अवार्ड लोक सेवा में जो काम करने वाले लोक सेवक हैं, उनको 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, 3 श्रेणियों में दिया जाएगा ये। ठीक है? लोक सेवकों को है, और सभी लोक सेवक व्यक्तिगत और संगठन स्तर पर भी इसके लिए पात्र होंगे, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा सकता है और किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, और राज्य सेवा जैसे हमारे, ठीक है, आरएस होगी, और अन्य कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। और इस प्रकार संगठन की श्रेणी में राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सहकारी संस्थान, स्थानीय संस्था और जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। गवर्नेंस के लिए दिया जाएगा, फ्लैगशिप स्कीम और नवाचार के लिए दिया जाएगा। ठीक है? ये 3 कैटेगरी भी याद रखेंगे आप। और प्रत्येक श्रेणी में फर्स्ट सेकंड रैंक तो कोई पुरस्कार मिलेगा। ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही जो विजेता है उसको व्यक्तिगत प्रयासों के लिए 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। साथ ही योजना कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, किसी योजना, सरकार की योजना है, उसका अगर आपने प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंटेशन किया और उसका बेहतर रिजल्ट आया, जैसे अपन कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल की बात करें, तो वहां पे एक आईएएस ऑफिसर का रोल था। ठीक है? तो वैसे कुछ उसके लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी और जिले या संस्थाओं को 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी आप सरकार की योजनाओं को बेहतर रूप से क्रियान्वयन करते हो तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। वही विजेताओं को पुरस्कार देकर, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन 8 मार्च से 25 मार्च तक हो रहा है। ये बातें हैं सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार की। 21 अप्रैल को का वितरण किया जाएगा सिविल सेवा दिवस के अवसर पर। देखिए, यही वो बात है, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है। राज्य में 8,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे और साथ ही 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो उनका प्रारंभिक जीवन परिवार और फिर आंगनवाड़ी से गुजरता है। ठीक है? 5 साल से पहले-पहले का। तो आंगनवाड़ी उससे बच्चे जो निकलेंगे उनका विकास होना चाहिए वहीं से, बचपन से उनका एक बेहतर विकास, ताकि वो समाज में अपनी भूमिका बड़े होके निभा पाए। तो एक जो हम कह सकते हैं विकास के दृष्टिकोण से, ठीक है, और वो विकास कैसा? चहुमुखी विकास, उसी को लेकर, ठीक है, ये आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। 8,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे, 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे पूरे राज्य में।
नेक्स्ट न्यूज की हम बात करें तो प्रदेश के जो दिव्यांग जन है, ठीक है, उनको लेकर राज्य सरकार ने क्या इनिशिएट लिए हैं, क्या पहले हैं जो राज्य सरकार ने इनको प्रदान किए। तो हमें पता है कि जो राजकीय सेवाएं हैं उनमें दिव्यांगजनों को 4% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है दिव्यांगों को। साथ ही हम बात करें तो इनको जो है पेंशन राशि के रूप में पर मंथ 1,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। और साथ ही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, अब इनको स्थानीय स्तर पर जो है ना, अपन कहते हैं कि सरकार के शासन के 3 स्तर होते हैं, तो केंद्र हो गया, राज्य हो गया, फिर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। तो स्थानीय स्वशासन में इनको राइट्स नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अंतर्गत जो वार्डों में आरक्षण का प्रावधान है, उसमें कहा गया है कि उक्त आरक्षण वार्डों की संख्या के आधार पर 50% से अधिक प्रदान नहीं किया जा सकता। इस कारण यहाँ पे स्थानीय निकायों को में 4% से अधिक आरक्षण, सॉरी, ये 4% का आरक्षण यहाँ पे लागू नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही हम बात करें जो गौशाला है, ठीक है, गौशालाओं को लेकर भी यहाँ पे जो गोपाल मंत्री है हमारे प्रमोद बाया, याद रखें गोपाल मंत्री प्रमोद बाया है, और इन्होंने कहा कि जो एमएलए फंड है उससे अभी तक जो है अधिकतम 10 लाख रुपए देने का नियम है कि आप गौशाला के लिए 10 लाख रुपए एमएलए फंड से दे सकते हो। इसको और इंक्रीज करना चाहिए, इसमें नियमों में शिथिलता आनी चाहिए। ये एक इनका अनुमोदन था। अभी सत्र चल रहे हैं विधानसभा के, तो वहां पर लोग अपनी अपनी अपने अपने विभाग संबंधित जो मंत्री हैं वो अनुमोदन कर रहे हैं कि हमारे लिए ये करवा दो आप। 10 लाख से राशि में जो है शिथिलता आनी चाहिए एमएलए फंड वाली, वो बात हुई। और साथ ही राज्य सरकार इसके संबंध में कौन सी योजना चला रही है, तो गौ संरक्षण और संवर्धन निधि नियम के अंतर्गत पात्र गौशालाओं में जो संधारित गोवंश के भरण पोषण के लिए हमने पढ़ा था, राज्य सरकार की योजना है कि बड़े गोवंश जो है उनके 40 रुपए, छोटे गोवंश है तो 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से ये 9 माह तक दिए जाते हैं। प्रति वित्तीय वर्ष, प्रत्येक विधि वर्ष में 9 महीने अधिकतम ये राशि दी जाती है। बड़े गोवंश के लिए 40, छोटे गोवंश के लिए 20। संबंधित योजना राज्य सरकार की चल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 1098। याद रखिए, याद रखिए, ये 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही हम बात करें राजस्थान सरकार की टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म। स्वास्थ्य क्षेत्र की मैं बात करूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने क्या क्या बेहतरीन काम किए हैं, तो राजस्थान सरकार अपने काम गिना रही है, उसमें बोल रही है कि हमने 1 करोड़ 38 लाख परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से जोड़ दिया। 34 लाख 30 हजार से ज्यादा मरीजों को ये उपचार मिला है। और साथ ही हमने 1,002 नए सब सेंटर की स्थापना की है। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सब सेंटर भी होगा। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सब सेंटर होगा, सीएचसी और पीएचसी, और ये 12 बजे के बाद भी उपलब्ध रहेगा। ठीक है? चिकित्सक जो सेवा होती है वो चिकित्सा सेवा 12 बजे के बाद भी उपलब्ध रहेगी। देश में जो स्वास्थ्य बजट है उसमें राजस्थान का बजट सर्वाधिक है, 7%। ठीक है, ये बात हो रही है। और साथ ही और क्या कहा गया कि सरकार ने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में जितने भी जिले हैं उतने मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो जाए। और उसी के तर्ज पर 2024-25 तक सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएंगे। और राज्य सरकार ने इस बजट 2023-24 में जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद यहाँ पर अपने खर्चों से मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है। और प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज तो खोले जा रहे हैं। श्री मीणा ने जो है एक बात और कही कि जो प्रदेश में 75 जनता क्लिनिक शुरू किए जा चुके हैं। जनता क्लिनिक कितने बन चुके हैं हमारे? 75। और जहां भी भवन प्रोवाइड होगा 1 अप्रैल तक जनता क्लिनिक शुरू भी कर दिया जाएगा। और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? तो प्रसादी लाल मीणा। चित्तौड़ में जो गोरा बादल स्टेडियम है, चित्तौड़ में गोरा बादल स्टेडियम, उसका हाल ही में शिलान्यास किया गया राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत और साथ ही जिला कलेक्टर श्री अरविंद कुमार ओसवाल की अध्यक्षता में।
विश्व विरासत में जो शुमार गुलाबी नगरी है जयपुर के वैभव को संरक्षित करने हेतु ओस हेरिटेज और पीडीकोर, ये दो संस्था हैं, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ओस हेरिटेज और पीडीकोर के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, एमओयू हुआ है, और इसके संरक्षण को लेकर बेहतर कदम उठाने के लिए हुआ है। साथ ही हम बताना चाहिए इस जयपुर जो है उसकी स्थापना 1727 में हुई थी, गुलाबी नगरी, और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची के 2015 में क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया। यानी क्राफ्ट सिटी ऑफ राजस्थान जो है वो कौन सी है, तो वो जयपुर है। 2015 में यूनेस्को ने इसको क्राफ्ट सिटी घोषित किया है, ये बताना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि जो राजस्थान आवासन मंडल है, ठीक है, वो सिटी पार्क में बनने जा रहा है हमारे मानसरोवर जयपुर सिटी पार्क बनने जा रहा है ना, मानसरोवर जयपुर में। यहाँ पर जापानी तकनीक से सिटी पार्क में ऑक्सीजन बनाया जाएगा। जो आपने पढ़ा होगा कि कोटा में ऑक्सीजन बनाया जा रहा है, चंबल के रिवर फ्रंट पर, ठीक है, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ वो ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है कि जो मानसरोवर में सिटी पार्क बनने जा रहा है वहां पर भी ऑक्सीजन पॉकेट्स का निर्माण किया जाएगा, और साथ ही मियावाकी मेथड पर यहाँ पर प्लांट लगाए जाएंगे, जंगल घने जंगल किए जाएंगे। मियावाकी पत्ती क्या होती है, तो मियावाकी पत्ती में क्या होता है कि पेड़ों को बहुत ही पास पास उगाया जाता है, ताकि क्या हो, इनके बीच में गैप कम हो, तो जो सन की लाइट आती है वो इनके ऊपर पड़े, डायरेक्ट हिट करे, और ये ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर बढ़ जाए, न कि इधर और साइड में नहीं बढ़े, ये ऊपर की ओर ग्रोथ हो जाए, ठीक है, वर्टिकली इनकी ग्रोथ हो, ओरिजिनली नहीं, ठीक है, ये वाली ग्रोथ होगी इनकी ऊपर की तरफ। ये है मियावाकी पद्धति। साथ ही हम बात करें कि राजस्थान सरकार की जो यूज ऑफ एडवांस एक्सेल टेक्निक फॉर डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, इस विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। ये कहाँ हुआ है, जयपुर शहर के जालना में स्थित हुआ है, ठीक है, फार्मासा टेक्नो हब में। देखिए, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन होगा 13 से 14 मार्च को, 13 से 14 मार्च के बीच में मिलेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन होगा, और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री साहब इसमें भाग लेंगे, ठीक है। मिलेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन क्यों किया जा रहा है, तो हमने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसी के तहत जो है मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, और उसी के संदर्भ में कृषि विपणन विभाग राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन करवा रहा है 13 से 14 मार्च के बीच में। कौन करा रहा है, कृषि विपणन विभाग, ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ किया जाएगा, तो दुर्गापुरा जयपुर में, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर में इसका आयोजन होगा, ये भूलना नहीं है, ठीक है। हम अगर थोड़ी सी बात करें बाजरा की या मिलेट्स की, तो जो गेहूं और चावल है उसकी अपेक्षा जो बाजरा होता है, और ज्वार और रागी कोदो कुटकी सावा, ये जितने भी होते हैं, ये पोषक, इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो अच्छा होता है, ज्यादा होता है। तो इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी और अन्य जो खनिज होते हैं उनसे भरपूर होता है। तो ये एक, मतलब इसको कह सकते हैं कि ये चमत्कारी अनाज है, ठीक है। अब हमारे राज्य की ही नहीं, पूरे विश्व की, ये कह सकते हैं हम कि जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, कुपोषण की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी जो एक डेफिनेशन है कि पोषण का मतलब क्या होता है, अगर हम समझे जनरल टर्म में, तो पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 किलो खा रहे हो, आधा किलो खा रहे हो, ये पोषण का मतलब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पोषण का मतलब ये होता है कि देखो, आपको जो फूड मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सफिशिएंट होनी चाहिए, वो होता है न्यूट्रिशियस फूड। और यदि आप ज्यादा खाना खा रहे हो तो मोटापे का शिकार बन जाओगे, यदि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और फैट ज्यादा है, ठीक है, और न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो मोटे भी हो सकते हो, यानी मोटापन भी कुपोषण का एक सिंबल है। और साथ ही अगर आप बिल्कुल दुबले पतले हो गए, मरने जैसी हालत हो रही है, वो भी कुपोषण का सिंबल है। इसलिए किसी को आप मोटा देखकर ये मत कर देना कि आपको पोषण भरपूर मिलता है, नहीं, उनको पोषण भरपूर नहीं मिल रहा है, वो भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, ये होता है कुपोषण। इस कुपोषण से बचाने के लिए और एक स्वस्थ समाज, प्रतिस्पर्धी समाज और एक विकसित समाज की स्थापना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस
जो पोषण की समस्या है उससे निजात पाना है तो इन फसलों पर फोकस करना पड़ेगा। और इसी के संदर्भ में जो यूएन है उसने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। साथ ही हमने बात की कल कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया था और उसके संदर्भ में हमने डिस्कशन भी किया था। ये डिस्कशन क्या था, तो हमने जनरल टर्म में पढ़ा था कि अभी तक जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका जो चुनाव हो रहा था वो सरकार ही कर रही थी, मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल कर रहा था। ठीक है, इसका चुनाव अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसके तहत कहा जा रहा है कि अब इसमें ऐसा नहीं होगा, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसमें जो लोकसभा का, ठीक है, विपक्ष का नेता होगा वो एक मेंबर होगा और साथ ही जो मंत्रिमंडल सरकार है उन, ठीक है, मंत्री, ये तीनों ये मिलकर एक समिति का गठन करेंगे और फिर ये रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को या राष्ट्रपति को। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका चुनाव होगा। ये बात हो रही थी, ठीक है, तो यही बात हो रही थी, ठीक है। और फिर हम बात करें यहाँ पे, अब ऐसी बात क्यों हो रही है, पहली बात तो ये, ऐसी बात क्यों की जा रही है, ऐसी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 324 से 329, आर्टिकल 324 से 329 में इसका उल्लेख है। तो ये क्या हो गया, एक संवैधानिक संस्था है। अगर आप थोड़ी सी पॉलिटी का आपको थोड़ा ज्ञान हो, अगर राज्य व्यवस्था का थोड़ा सा भी आपको ज्ञान हो, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है। जब संवैधानिक संस्था की मैं बात कर रहा हूं, तो जो संवैधानिक संस्था होती है, ठीक है, संवैधानिक संस्था होती है, इसका जो है हम कह सकते हैं कि तटस्थ होना जरूरी होता है, ठीक है, तटस्थ होना जरूरी है। लेकिन सरकार जब इनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर रही थी, तो कहीं ना कहीं तटस्थ, जो तटस्थता है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो रही थी या इसके साथ गलत हो रहा था, तटस्थता नहीं मतलब स्टेब्लिश कर पा रहे थे। इसको स्थापित करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जब तक संसद कानून नहीं बना लेगी तब तक हम जो है सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमने मेथड दिया है, कमेटी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष का नेता और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनसे मिलकर एक कमेटी बनेगी और वही अभी रिपोर्ट करेगी और वही इनकी नियुक्ति करेगी। तब तक वो चलता रहेगा जब तक संसद कानून नहीं बना लेती। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, बात ये हो रही है। और साथ ही समस्या कहाँ आती है, समस्या यहाँ आती है कि जो शासन की व्यवस्था है, हमारे शासन की जो व्यवस्था है वहां पे तीन बॉडी है, एक है विधायिका और एक है कार्यपालिका और एक है जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो लेजिस्लेचर है ना, विधायिका, यहाँ पे जो लोग चुन के आते हैं वो ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका में इंटरलिंकिंग है, या यूं कह सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में वैबद्धता चल रहा है। उससे समस्या कहाँ आती है कि जो विधायिका है वो कानून बनाएगी तो वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के फेवर में जाएगा हमेशा। तो समस्या यह रहती है, इसको हम कह सकते हैं बैलेंस करने का काम करती है जुडिशरी, यानी भारत में जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, थोड़ी सी पॉलिटी में डीपनेस जा रही है, लेकिन आप समझ लीजिए जो विधि का शासन है उसको स्थापित करने का काम और एक हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और एक लोकतंत्र की स्थापना और उन सब का संरक्षण करने का काम इस जुडिशरी के पास है। तो ये जुडिशरी समय समय पर अपने निर्णय के माध्यम से इन संस्थाओं को रेगुलेट करने का काम करती है और कहीं न कहीं जो है एक संवैधानिक मर्यादा है, हम बात करें संवैधानिक मर्यादा, उसकी स्थापना करने का काम करती है। आई होप आपको ये न्यूज पूरी कंप्लीटली समझ में आई होगी और इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है। बात करें जो फ्यूचर ऑफ फूड है, फ्यूचर ऑफ फूड, अब फ्यूचर ऑफ फूड की बात वही है कि जो कुपोषण की समस्या है, ठीक है, जो वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है, आज का जो विश्व है वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है, कुपोषण की समस्या हो गई और खेती खेती कर रहे हैं, उसमें हमने जो यूरिया है या फिर जो खाद है, ठीक है, वो पदार्थ बढ़ा दिया हमने, ठीक है, उनसे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बीमारियां फैल रही ज्यादा। तो ये जो है ये समस्या है हमारी, इनसे संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, फ्यूचर ऑफ फूड। इसका आयोजन राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया है और 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो वही है कि कहीं न कहीं जो फूड सिक्योरिटी है उसको स्थापित करना है और इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा रूसा जो है वो गृह विज्ञान विभाग और सेंटर फॉर न्यूट्रिशनल साइंसेज, इन्होंने इसका आयोजन किया था।
ये बात को पता होनी चाहिए। जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है, WPL, ठीक है, वो वर्ल्ड में दूसरी सबसे महंगी महिला लीग बन गई है। तो ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। तो शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर जो है वो बास्केटबॉल लीग है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अमेरिका की जो महिला NBA है वो है फर्स्ट रैंक पर। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करें हम कि जो शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है, शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो है खेलो इंडिया गेम्स के तहत ही इसका आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ओडिशा के पुरी में किया जा रहा है। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप बिलो द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। राजस्थान साहित्य उत्सव जो है, ठीक है, राजस्थान साहित्य उत्सव, इसका आयोजन 25 से 27 मार्च के बीच में होगा। कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए राजस्थान साहित्य उत्सव, साहित्य उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर जो नवी पीढ़ी है, युवा साहित्यकार है, उनको वैश्विक पटल पर लाना है या उन्हें एक मंच प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है 25 से 27 मार्च, याद रखेंगे। हाल ही में हमने 21वां कंजर्वेशन रीजन रिजर्व देखा था, आमागढ़ जयपुर। हमने 21वां कंजर्वेशन रिजर्व देखा था, आमागढ़ जयपुर, ठीक है। और साथ ही 22वां कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित हो गया रामगढ़ कुंजी सुआस। ये आपको पता होना चाहिए। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर इसे घोषित किया है, ठीक है, कल ही घोषित हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2023, 28 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था, 22 फरवरी से। साथ ही इसका जो आयोजन हुआ था वो पुणे में हुआ था। ये आपको पता है, आयोजन इसका पुणे में हुआ था। एकल महिला विजेता कौन रही? तो आपको पता होना चाहिए अनुपमा उपाध्याय रही। महिला डबल्स में कौन विजेता रही? तो गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली रही। साथ ही एकल पुरुष विजेता मिथुन मंजुनाथ, और साथ ही पुरुष डबल विजेता ये है एस कुशल राज और एस प्रकाश राज। तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये चारों खिलाड़ी का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि ये नाम दे दिया और इनका संबंध पूछ लिया कि कौन सी लीग अभी हुई है, एक ये पूछा जा सकता है। और साथ ही ये भी आपको पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला डबल्स या फिर पुरुष डबल्स या फिर पुरुष एकल या महिला एकल पुरस्कार किसने जीता है। तो आपको चारों जो कैटेगरी है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आज की आपको क्लास पसंद आई होगी, और ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन यूं ही बना रहे और हम यूं ही बढ़िया बढ़िया क्लास आपके लिए लाते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।